अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका और ईरान के दरमियान में मुज़ाकरात और पाकिस्तान को इसमें शिरकत की दावत दी गई है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं जहां पर बड़े मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक। अमेरिका जो कि मुज़ाकरात के लिए बैठ तो गया है, लेकिन लिटरली सारी तोपों के रुख ईरान की तरफ हैं और धमकी भी दे दी है कि ईरान ने अगर कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज़ ना किए या अमेरिका की बात ना मानी तो फिर संगीन नताइज भी हो सकते हैं। उधर ईरान है जो ये कहता है कि वो इत्तफाक तो करता है जौहरी हथियार ना बनाने के ऊपर, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं इससे मुतल्लिक दीगर इलाकों का या इलाकाई ममालिक का शामिल होना या फिर दीगर टर्म्स एंड कंडीशंस जो अमेरिका चाहता है उसके ऊपर अभी भी इबहाम और सीरियस रिजर्वेशंस हैं ईरान को। ऐसे में सारी की सारी सिचुएशन कैसे टर्न आउट करेगी और पाकिस्तान का किरदार इसके अंदर बड़ा अहम हो जाता है। फिर इस तनाजुर में भी कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत ना सिर्फ एक इलाकाई मुल्क और एक अच्छे ताल्लुकात वाला मुल्क होने के नाते है, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान इससे मुतासिर भी हो सकता है। वो कैसे? हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में एक लिंक दिखाया, वो ज़रा सुने। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। बलोचिस्तान एंटर्स इजरायली स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। पूरा आर्टिकल जो है इसमें ये बताया गया है कि वाई बलोचिस्तान इज इम्पोर्टेंट फॉर इजराइल, और उसकी वजह यह है कि बलोचिस्तान जो है वो ईरान के बॉर्डर पे है। बलोचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन पैदा करके इजराइल जो है वो वहाँ से मुदाखलत करना चाहता है ईरान में। ये बताया जा रहा है टाइम्स ऑफ इसराइल का हवाला देकर कि इसराइल भी इस तमाम तर मामले में मुलव्वस है और इसराइल चाहता है कि जो स्टेम हो रहा है ईरान से कॉन्फ्लिक्ट, उसके ज़रिए इसराइल कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद अफराद हैं या ग्रोह हैं उनको भी मुतासिर कर सके। अब इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, क्या अहमियत है शिरकत की और लेवरेज क्या हो सकता है, तमाम तर सूरत हाल डिस्कस करते हैं तज्ज़ियाकारों से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, फ़खर दुरानी साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फ़खर दुरानी साहब, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सालिसी या शिरकत क्यों ज़रूरी है और क्या किरदार अदा कर सकती है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, ये जो आपने इशू किया है इसमें तीन बुनियादी तौर के ऊपर, एक तो पाकिस्तान का किरदार के हवाले से भी ईरान के लिए ऑप्शन क्या है, और तीसरा जो इसराइल के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर जो एक पॉइंट आपने रेज़ किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसराइल के इस आर्टिकल में जो कहा गया है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कहने वाला है वो कौन है, उसका क्या पस मंज़र है और बैकग्राउंड है। अगर आप ये जो इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं जोस अल्वारेज, उनका बैकग्राउंड देखें तो ये फॉर्मर सार्जेंट हैं इसराइली घोस्ट यूनिट के। अब घोस्ट यूनिट जो है वो इसराइल की सबसे एलीट जो है वो मिलिट्री यूनिट है जो कि फ्यूचरिस्टिक हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से स्ट्रेटजीज़ और ये बनाता है। तो उसकी तरफ से ये जो एक बताया गया है तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो ये बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, हो सकता है उसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका हो, क्योंकि इसराइल की ये एक हिस्टोरिकल जो है वो स्ट्रेटजी है जो पेरिफेरल जो उसके हवाले से डॉक्ट्रिन की, कि वो हमेशा से ये जो एडवर्सरीज हैं उनके ये पेरिफरीज को जो है वो उसके साथ अलाइंसेस बना के उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बलोचिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ बड़ा ही संजीदगी से ये दोनों साइडों, ईरान को भी और पाकिस्तान को, इस हवाले से ये देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की और जो ईरान के ये जो ताल्लुकात हैं और फिर बलोचिस्तान की जो सेंसिटिविटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, देखें पाकिस्तान का जो किरदार है ये कोई डिप्लोमेटिक कर्टेसी के तौर के ऊपर ये इसको पाकिस्तान को नहीं इसमें शामिल करने के हवाले से ऑफ़र की गई है, बल्कि पाकिस्तान के एक तो स्टेक्स हैं, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की एक यूनिक पोजीशन इस टाइम करंटली है वो ये है कि ये दोनों जो फरीकैन हैं उनके साथ वर्किंग और डिप्लोमेटिक दोनों रिलेशनशिप बड़े अच्छे तरीके से हैं, किसी दूसरे मुल्क के ऐसे शायद नहीं होंगे। तो ये इस वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है इस तमाम तर जो मुज़ाकरात का जो अमल है उसके अंदर। आज BBC उर्दू ने इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसमें उन्होंने
बताया हुआ है। एक जो वाशिंगटन बेस्ड जो ट्रंप इंतज़ामिया के एक अहलकार का उन्होंने कोट करके कि पाकिस्तान ने ये तमाम तर जो ईरान के हवाले से, चाहे वो इसराइल के साथ जब जून 2025 में जंग थी उस टाइम भी किरदार अदा किया, और उसके साथ साथ अब भी पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी तौर के ऊपर ये रीजन के अंदर कोई भी इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसमें इग्नोर नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान दोनों जो ये फरीकैन हैं उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, और सिक्योरिटी का चाहे वो अमेरिका के साथ हो तो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान इनके साथ इश्तराक करता है। इसी तरह ईरान के साथ जो है बॉर्डर शेयरिंग के साथ साथ जो दोनों की कुछ कॉमन जो मैं समझता हूँ ये थ्रेट्स या चैलेंजेस हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का किरदार ये जो आगे इस जुम्मे वाले दिन होने हैं, मुज़ाकरात होने हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो कोई एक एज ए ऑब्जर्वर या मुबस्सिर के तौर के ऊपर नहीं होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें एक जो सालिस के तौर के ऊपर भी उसका आगे किरदार होगा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ईरान के लिए ऑप्शंस क्या हैं और क्यों ईरान के लिए ये ज़रूरी है इस टाइम जो मुज़ाकरात के हवाले से। देखें आज अगर आप देखें ईरान की जो करेंसी के हवाले से, आपको याद है ना कि जो ईरान के अंदर एहतजाज शुरू हुए थे उस टाइम उनकी जो करेंसी डिवैल्यू हुई थी वो 1.3 मिलियन का एक जो रियाल है वो $1 के बराबर था। तो अब जो आज के दिन की सूरत हाल है वहाँ पे मुआशी तौर के ऊपर ईरान की 1.585 जो है वो रियाल $1 के बराबर है। तो ईरान की जो करेंसी डिवैल्यूएशन है, ईरान के ऊपर दबाव है मुआशी तौर के ऊपर भी और उसके साथ साथ अंदरूनी तौर के ऊपर भी। तो इसलिए ईरान के लिए मैं समझता हूँ ये लाजमी जो मुज़ाकरात के हवाले से एक विंडो ईरान को चाहिए, एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो इसलिए ये जो मुज़ाकरात का आगे जो दौर होगा मैं समझता हूँ एक मानी खेज और नतीजा खेज साबित हो सकता है। ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब, जब हम हफ्ते के रोज़ इसके ऊपर बात कर रहे थे तो आपने ये इसराइल के किरदार इसमें क्या है उसको हाईलाइट किया था। इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज सर, जब ये चीज़ अब एविडेंट हो गई और सामने भी आ रही है कि किस तरह से न सिर्फ ईरान बल्कि इसराइल पाकिस्तान में भी जो अलैदगी पसंद एलिमेंट है उसको उभार कर तो यहाँ पर अपना असर और रसूख कायम करना चाहता है बलूचिस्तान के अंदर। क्या समझते हैं, क्या ये जो मुज़ाकरात हैं इनका मतमा सिर्फ जौहरी माहिदे तक ही रहेगा या ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं और पाकिस्तान का इसमें शामिल होना कोई नतीजा खेज हो सकता है या पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है? अलीना, बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, इस वक्त अगर जो मौजूदा हुकूमत है ईरान में या जो सियासी निज़ाम है उसकी जो 46 ईयर्स की तारीख है, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात की जो नौयत है उसको 5 मेजर इश्यूज हैं। उसमें एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और मैं ये आपके तवसुत से बताना चाहता हूँ एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट कि 70s में अमेरिका ने शाह ऑफ ईरान को 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफर किए थे। हमारा सिर्फ एक कैनोपी उस वक्त चल रहा था, लेकिन जब सियासी निज़ाम तब्दील हुआ तो अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान बिल्कुल तब्दील कर दी और उसको डिनाई किया गया। अच्छा, और ये भी बताना ज़रूरी है कि ईरान जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, तो उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ जो उसने साइन किया हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन ना बनाएंगे, ना एक्वायर करेंगे, ना डेवलप करेंगे, ना यूज़ करेंगे, ना स्टोर करेंगे। ये उसका आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में क्लियर ऑब्लिगेशन उसने साइन किया हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी बात ये है, दूसरा इशू उसका मिसाइल प्रोग्राम है जिसको उसने बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है, उसका ताल्लुक भी पहले इशू से है कि चूंकि उसको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिनाई की गई थी तो वो एक बहुत मुअस्सर एयरफोर्स बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। तो इस एयर पावर की कमज़ोरी को उसने कंपनसेट करने के लिए मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भी और इंडिजिनस सोर्सेज से भी उसने बहुत बड़े पैमाने पे हाइपरसोनिक, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह डेवलप किए हैं, जिसका ऑब्वियसली निशाना की बेसिस भी वल उदैद एयरबेस भी और इसराइल बनते रहे हैं। तीसरा इशू जो है वो जो इनकी पॉलिसी है ईरान की, जो सपोर्ट फॉर मुताहरिब तंजीमें, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हुती हो और दीगर जो तंजीमें हैं, ये तीसरा इशू है। चौथा इशू जो है वो मुतअद्दिद बात, जिसमें पिछले चंद हफ्तों कबल का वाक़या भी शामिल है, रजीम चेंज की कोशिशें हैं, जिसमें अमेरिका के कई अहम अहलकारों ने खुलकर ये बात की कि हम रजीम चेंज चाहते हैं, और उनकी हौसला अफजाई करने की बात है, जो कि एक डायरेक्ट इंटरवेंशन की बात है।
और पांचवा इशू जो है वो उनके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करना, जो कि आपका सवाल था, जिसमें बलोच नेशनलिज्म और बलोच इंडिपेंडेंस और बलोच मिलिटेंसी को सपोर्ट करना भी शामिल है। तो ये 5 इश्यूज हैं जो कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान दरपेश हैं। अब पाकिस्तान का डेफिनेटली एनर्जी सिक्योरिटी के एतबार से और मिडल ईस्ट के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आती हैं, हमारी जो बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं मुल्क के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, और साथ ही साथ जो बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, उसके लिए ये वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि हम हर उस इनिशिएटिव का पार्ट बने जिसके ज़रिए से हम उसके लिए स्पेस, दहशतगर्दी की डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है ईरान के अंदर या कहीं और से जो की जाती है उसको कम किया जाए। और ये हमारी एक कामयाबी है। एक क्विकली मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको कि अमरीकी दफ्तर खारजा की तरफ से जब इसको यानी कि एक तरह से पाबंदी लगाई गई BLA के ऊपर, तो ये हमारी सिफारती कामयाबी है, क्योंकि BLA को अगर अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान तीनों अगर इस खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से खतरा समझते हैं तो ये हमारे लिए एक खुशाइंद पहलू है। अब पाकिस्तान का जो रोल है वो क्या हो सकता है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमारी जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो बड़ी कंसिस्टेंट और वाज़ेह है। वो ये है कि हम उम्मीद करते हैं और इस तवक्को का इजहार करते रहे हैं। पाकिस्तान IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 3 दफ़ा सरबराह इलेक्ट हुआ है, जो कि इस बात का सबूत है कि हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक एतमाद और सपोर्ट मौजूद है। और हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। तो इस लिहाज से हम ईरान पे हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनकी जो ऑब्लिगेशन है एज पर इंटरनेशनल लॉ जो NPT उन्होंने साइन की हुई है, वो उसका एहतराम करें और उनको पूरा करें और पुरअमन मकासद के लिए उनको अपने एटमी प्रोग्राम को तरक्की देने का हक हासिल है। और उनका जो तमाम तर कॉपरेशन है रूस के साथ वो IAEA की ओवरसाइट के अंदर है। अब असल इशू इस वक्त ये है कि मौजूदा पिछले 2 साल में, क्विकली मैं कंक्लूड करते हुए बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने एक तो स्ट्रेटेजिकली ईरान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, उसकी जो मतलब सपोर्ट और हिमायत याफ्ता जो मुताहरिब तंजीमें थी उनको कमजोर कर दिया है, प्लस आप देखें कि उनका बहरी बेड़ा बिल्कुल उनके सामने तैयार खड़ा हुआ है हमले के लिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सैंक्शन और कोर्शन बहुत बढ़ा दी है। तो अब इस वक्त यकीनी तौर पे तेहरान की हुकूमत ये सोच रही है कि हमें मुज़ाकरात के जरिए से कोई बड़ा कंसेशन तो शायद वो ऑफर ना करे, लेकिन टाइम बाय करना और मौजूदा जंग के जो मुंडलाते हुए बादल हैं उनको कम करने में ये मुज़ाकरात बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ईरान के पास बहुत तजुर्बा है इस तरह की मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का, और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2015 में भी जो JCPO ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी ओबामा साहब के दौरे हुकूमत में, उसको यूनिलैटरली उससे सदर ट्रंप अपनी पहली हुकूमत में निकल गए थे। तो वो मुज़ाकरात को पहले तो वो ईरान डील को और मुज़ाकरात को समझते थे कि ये अमेरिका के मुफादात के मुताबिक नहीं है, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है और वो समझते हैं कि ईरान को आइसोलेट और दबाव में ला के वो उनसे न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पे कंसेशन ले सकते हैं। तो हमारे लिए आखिरी बात ये कि हमारे लिए इसमें रेलेवेंट होना, इस प्रोसेस को स्टीयर करना, इसको फैसिलिटेट करना और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फाइंड करने में अपना वजन डालना बहुत जरूरी है कि हम बैक वक्त ईरान और वाशिंगटन का एतमाद इंजॉय करें, इस प्रोसेस में हम शामिल रहें, लेकिन कोई एक साइड लेना हमारे लिए मुश्किल। एब्सोल्युटली। लेकिन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, स्टीयर करना, यानी इसकी डायरेक्शन किस तरह से, क्या हमारे पास वो भी लेवरेज होगा इसके अंदर? मैं रीमा के पास ही सवाल लेके जाना चाहती हूँ। रीमा, जो आपने इनिशियली बात की थी कि इजराइल का अब इस जो एक रिपोर्ट का हवाला आपने दिया कि उनका एक रोल है अब बलूचिस्तान में जो वायलेंस है और दहशतगर्दी है उसमें। आई एम जस्ट वंडरिंग अगेन, मेरा सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन भी है? क्या पाकिस्तान ये
मानता है, क्योंकि मैंने जो इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, उसमें भारत का नाम तो आता है लेकिन इजराइल का मैंने नहीं सुना। तो क्या ये हमारी ऑफिशियल इस पे क्या पोजीशन है, हमारी अपनी इंटेलिजेंस क्या कहती है, क्या नजर हमें आता है इजराइल का कोई रोल बलूचिस्तान में? ये पहला मेरा सवाल है। दूसरा, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि दुनिया में कहीं पे भी जहां इंसर्जेंसीज होती हैं या नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, फॉरेन एक्टर्स का कुछ ना कुछ रोल वहां पे हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है। मैं सिर्फ ये उम्मीद करूंगी कि हम बलूचिस्तान को सिर्फ ये अच्छा अहम पर्सपेक्टिव है लेकिन सिर्फ वाहिद पर्सपेक्टिव ये ना बनाएं, और वहां पे जो इंटरनल मामलात हैं उनको भी हम संजीदगी से सेपरेटली एड्रेस करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ इस लेंस से देखेंगे तो बहुत से लोग हमें गद्दार लगेंगे और हमें जो सोल्यूशन है वो मेरी नज़र में बहुत ही वन डायमेंशनल हो जाएगा। सो सिर्फ ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है कि अगर ऐसा है भी जो इस रिपोर्ट के मुताबिक, और वैसे अगर आप समझें रीजनल सिचुएशन जैसे डेवलप हो रही है, इट वुड मेक सेंस, लेकिन आई जस्ट होप कि इंटरनल सिचुएशन को हम इससे सेपरेट रख के भी असेस करें और उससे भी एड्रेस करें। अच्छा रीमा, एक दैट्स ऑल आई हैव टू ऐड। ओके, एक चीज़ उसूली तौर पर क्या आप समझती हैं पाकिस्तान का इसमें शामिल होना इस मौके के ऊपर दुरुस्त है, क्योंकि ईरान ने भी कुछ रिजर्वेशन जाहिर किए हैं न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक को भी शामिल करने में? अलीना, ये वही चीज हो जाती है कि वैसे पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी गई, पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया, लेकिन अगेन किस हैसियत से पाकिस्तान वहाँ क्या तो ये रोल सवाल कर रहता सकता है, दैट वुड डिटरमिन कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम यूएस जी, अगर हम एक ही पर्सपेक्टिव लेके हमारा अगर कोई इंडिपेंडेंट रोल उसमें नहीं होगा, हमने अमेरिका की लाइन ज्यादा जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट आई अंडरस्टैंड कि अमेरिका को ये इंपॉर्टेंस देना एक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक उस पर्सपेक्टिव से भी इसको देखा जा सकता है। एक काम करते, मैं जल्दी से जरा टेक अवेज लेके आती हूँ। उमर चीमा साहब के भी, सैयद मोहम्मद अली साहब के भी, फिर उसके बाद अगर कुछ ऐड करना हुआ तो आई विल गिव यू मोर टाइम। उमर चीमा साहब, सर आप बताइएगा आपकी क्या तवक्कुआत हैं इन मुज़ाकरात से, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो पाकिस्तान इसमें किरदार करे कि पाकिस्तान को कितना लेवरेज हो सकता है आपके ख्याल में इसमें? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान में इस टाइम जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान उसके हवाले से बहुत बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता अगर ईरान में कोई रजीम चेंज आता है तो इसका मतलब यह है कि उधर इंस्टेबिलिटी आएगी। अगर उधर इंस्टेबिलिटी आती है, अदम इस्तेहकाम आता है, तो बहुत सारी जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनकी तरफ से कोई मिलिटेंसी की मूवमेंट शुरू हो सकती है। पहले भी हुआ, जो अरबी हैं उधर आजरी हैं, कुर्द हैं, या इवन और जो कम्युनिटीज हैं, और इन पर्टिकुलर हमारे लिए जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न या माइनॉरिटी ऑफ कंसर्न उधर है वो बलोच है कि वो उधर क्या करते हैं। और हमारे जो पिछले कोई 4-5 साल में ईरान के साथ कोई मामला बेहतर हुए, उसका जो हमें एक फायदा होगा वो ये हुआ कि पहले ये था कि BLA या इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो एसेट्स हैं, जो ज्यादा इनके प्लानर हैं, एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं, ये ज्यादा उधर ईरान में होते थे। इनकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में होती थी, जो सेकंड ईयर है वो उधर ईरान में होती थी। अब हमने हमारा जो ईरान के साथ कॉपरेशन बढ़ा तो हमने उधर से इनको धक्का दिया, वो निकाला उधर से। अब वो कभी बस पाकिस्तान आते हैं या अफगानिस्तान जाते हैं, ईरान को हमने क्लियर करने की कोशिश की। तो लिहाजा वो चाहे इसराइल के हवाले से बात हो या इनके ईरान में जो चेंजेस आ रही हैं उस हवाले से बात हो, तो हमारा जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये जो आपका पॉइंट है कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकते हैं, मेरे ख्याल के पाकिस्तान के लिए जो सबसे एक रिस्पेक्टेबल और जो एक ज्यादा एक बेहतर तरीका है वो यही है कि वो इन दोनों को कहे कि आप आपस में मुज़ाकरात करें। उसमें जो ही आप उस मुज़ाकरात के अमल में बैठते हैं तो उसकी बड़ी एक इम्प्लीकेशन होती हैं कि आप किसकी साइड लेंगे। अगर आप ट्रंप की साइड पे जाते हैं तो वो भी ऑकवर्ड, अगर आप ईरान की तरफ जाते हैं तो ट्रंप आपसे नाराज हो जाएगा, तो हमें इस तरह की मिसालें जो है वो बड़ी महंगी पड़ जाएगी। अब मेरे ख्याल है कि जो ईरान ने बात की है, हो सकता है यानी कि मैं एज अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर मुझे लगता है कि ये हमारे फायदे में है। ईरान ने अगरचे अपने फायदे में बात की होगी, जो उन्होंने कहा कि ये जितने भी इर्द गिर्द के आप चौधरी हैं इनको बाहर ही रहने दें, हम आपस में बात कर लेते हैं। उनका एक अपना कंसर्न है, क्योंकि ईरान ट्रंप जो है वो उसका एक मुज़ाकरात का एक जो उसका दायरा है वो वसी कर देगा। फिर यह है कि कई जो है वो उनके अपने जाती मसले मसाइल भी हैं, वो जो प्राइवेट मलेशिया है दूसरे ममालिक के, उनके हवाले से भी वो बात करना चाहता है। अब उनके कई मुतासरीन भी हैं इन्हीं लोगों में से,
तो लिहाजा वो चीजें जो है ना वो कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। हमारे लिए अफियत यही है कि ईरान ने कह दिया तो हम ट्रंप को भी कह रहे हैं कि भाई हमें तो ईरान भी कह रहा है कि आप दरमियान में ना आए, और बेहतर ही है। वो तो ये भी नहीं चाह रहे ना कि टर्की में हो, वो कहते हैं कि ओमान में ले जाएं। हाँ। ना वो टर्की को भी दरमियान में ऐसा को नहीं चाहते कि वो उसको होस्ट भी करे। और ईरान के लिए पोजीशन ये हो जाएगी कि वो सबका एक तरह से ममनून भी उसको होना पड़ेगा, और हर एक जो है वो एक तरह से उसको वो समझेगा कि मैं इनकी तरफ से एक वीकर पोजीशन पे हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ईरान की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका फायदा है। अच्छा अब हम बात करते हैं जो इसराइल के हवाले से। इसराइल पर जो ये अभी एक आर्टिकल भी छपा है, अब यह है कि जो स्ट्रेटजिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो इस तरह की प्लानिंग जो है बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, आने वाले 30 साल की 50 साल के भी ओवरऑल ज्योग्राफी के हवाले से कि किधर से हमें क्या एक एडवांटेज मिल सकता है। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसका क्या एडवांटेज हो सकता है। लेकिन मुझे ना ये सारे अमल में एक बात याद आ रही थी, एक वाकया याद आ रहा था अलीना। ये 2008 की बात है, मैं उस टाइम न्यूयॉर्क टाइम में था जब ट्रेनिंग पे गया हुआ था। उस दौरान ये बिन्यामिन नेतन्याहू आए उधर, नेतन्याहू जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, ये उधर आए और उनके एडिटोरियल बोर्ड के पास आए, और उस टाइम जो है ना हमारी मैं भी उस मीटिंग में शरीक था। अच्छा, जो एक हमारे रेलेवेंट जो बात थी वो ये थी कि उसने जाके जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की तो उसने कहा कि इसराइल को 2 ममालिक से खतरा है। एक नंबर 1 ईरान है और नंबर 2 उमर्स कंट्री, यानी कि मैं साथ बैठा हुआ था, मैं अपना तारुफ पहले करा चुका था। तो उसने कहा कि दूसरा खतरा जो है वो उमर के मुल्क से या पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है। अच्छा, वो जब उसने बात कर ली तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आपको पाकिस्तान से क्यों खतरा है? हमारा जो प्रोग्राम है वो इंडिया सेंट्रिक है। अच्छा, आपको इसराइल को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप क्यों परेशान? उसने कहा कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि इजराइल को ये बात बताई गई थी कि आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में आप परेशान ना हो, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम जो है यानी कि एक खतरे की घंटी ये है। अगर आप वो जरा एक मंजर ज़हन में रखें ना वो सर्कमस्टांसेस, तो उस टाइम जो है ना तालिबान के हवाले से बहुत ज्यादा एक हाइप भी थी कि ये तालिबान की टेक ओवर ना कर दें पाकिस्तान को। तो उसने कहा कि अगर पाकिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया तो फिर ये हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, अदरवाइज हमें मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है, ये तो तब की बात थी, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ। आज के तनाज़ुर में अगर हम देखें ना तो आज के तनाज़ुर में इसराइल का कंसर्न ये हो सकता है कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहिदा हुआ है। ऑब्वियसली वो उसमें किसके हवाले से है? सऊदी अरब को खतरा हो सकता है तो वो यूएई से खतरा तो नहीं है, वो इसराइल से खतरा हो सकता है। तो हम उधर जो है सऊदी अरब के इत्तेहादी हैं, तो ये हो सकता है कि उनके लिए एक जो है एक इस चीज अलार्म भी हुए हों। अब दूसरा ये है कि हमारा ईरान के साथ भी मामला बेहतर हैं, ये भी हो सकता है। अब तीसरा ये है कि जो आपने पहले बात की थी या जो रीमा भी बात कर रही थी कि हम जो है अभी तक इंडिया के हवाले से बात करते हैं कि इंडिया जो है वो इधर इन्वॉल्व है। इंडिया का अगर देखें तो उसके इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि जब ये हमारी पाक भारत जंग में देखा भी अभी हमने रिसेंटली 1 महीने में झड़पें हुई तो उस दौरान भी कुछ इस तरह की इतलात आती नहीं कि इसराइल उनको एक टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। तो क्वाइट लाइकली इस चीज को रूल आउट तो हम नहीं कर सकते कि अगर वो डायरेक्टली नहीं ऑपरेट कर रहा तो उनके जरिए कर रहा है, या आने वाले टाइम पर ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है हमारी छेड़ में वो ये भी हो रही कि इनका आपस में कोई एक डिफेंस अलायंस हो जाए, जिस तरह अभी उनका यूएई के साथ डिफेंस के फील्ड में कोलैबोरेशन हो रही है इंडिया की, तो उधर भी इसराइल के साथ भी। अच्छा उमर चीमा साहब बहुत ढेर सारी आपने बातें की हैं और सब बहुत मानी खैज़ है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। 2-4 सवालात हैं सैयद मोहम्मद अली साहब के सामने रखेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और पाकिस्तान के इसमें किरदार डिस्कस कर रहे हैं हम। सैयद मोहम्मद अली साहब 2-4 सवालात छोटे छोटे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सर ये आपने बात भी की जिसके ऊपर तज्ज़ियाकारों ने मज़ीद सवाल भी उठाया। आपने कहा स्टीयर करेगा पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को, आपकी तवक्कुआत क्या हैं? क्योंकि हमें ज़्यादा तो नहीं पता कि आपको लगता है कि हुकूमत को ये भी मज़ीद वाज़े करना चाहिए कि क्या रोल होगा इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का? क्या हम सिर्फ मॉडरेट करेंगे इनको? क्या हम कोई गारंटर होंगे? क्या हमारी इतनी भी से है कि हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें एजेंडा पे हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती?
अब मैं बिल्कुल अहम सवाल है आपका। देखिए, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देता हूँ कि अभी जो आखिरी फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग हुई है, उसमें ये बात क्लैरिफाई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने की है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने और स्टीयर करने में इन्वॉल्व है। बल्कि ये जो मीटिंग भी प्लान की जा रही है, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि इस मीटिंग को अरेंज कराने में भी और दोनों साइड्स को अग्री कराने में भी पाकिस्तान का रोल है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोनों ने अग्री कर लिया और फिर सोचा कि किसको साथ बिठा ले, चलो जी पाकिस्तान को कह देते हैं। इट्स द अदर वे अराउंड। पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिस को यूज करके अमेरिका और ईरान को कायल किया है कि इस खित्ते में कशीदगी किसी को भी सूट नहीं करती, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो आप जो है, और इसका मैं समझता हूँ हाईएस्ट लेवल पे अभी चंद घंटे कबल जो ईरान के सफीर हैं इस्लामाबाद में, उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब ने उस पर एक बयान भी जारी किया है बड़ा वाज़ेह कि मैं समझता हूँ कि तमाम इख्तिलाफात को जो है वो चाहे कितने भी बड़े और अहम क्यों ना हो, वो मुज़ाकरात के ज़रिए से ही हल किया जाना चाहिए। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का सामने आना और इस इलाकाई सलामती के एक अहम चैलेंज के हवाले से एक टाइमली पैगाम देना, which I'm sure will be taken seriously in both Washington and Tehran, और ईरान भी इसको अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान के इस रोल को। तो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है जो अल जज़ीरा ने कैरी किया है कि वो वेन्यू चेंज करना चाह रहा है, वो ओमान जाना चाहते हैं या बाकी ममालिक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, उसमें उनका जो कंसर्न है ईरान का, ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि बाकी रीजनल कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के बिहाफ पे जो है प्रेशर डालने की कोशिश करें और एजेंडे को एक्सपैंड करने की कोशिश करें। क्योंकि बुनियादी मुद्दा अलीना अभी भी यही है, जो सबसे क्रिटिकल इशू है कि एजेंडे पे क्या ईरान अग्री करता है या नहीं करता है। क्योंकि ईरान की पोजीशन जो है वो बुनियादी तौर पे रही है कि भाई हम तो सिर्फ isn't that also a concern? और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात हम इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी और आईएईए की मौजूदगी में करेंगे। तो सर अगर ये कंसर्न है ईरान को भी, लेट्स से कि बाकी ममालिक कहीं ना कहीं अमेरिका के बिहाफ पे या फिर प्रेशर बढ़ा सकते हैं ईरान के ऊपर, तो ये कंसर्निंग नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के लिए? ये आपके ख्याल में? नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। देखें, उसकी वजह ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है और वो ईरान भी उसको अप्रिशिएट करता है। वो हमने कोई प्रो अमेरिका या प्रो ईरान पोजीशन नहीं ली हुई। हमारी पोजीशन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, मैं रीइटरेट कर देता हूं, वो बिल्कुल क्लियरली ये है कि जनाब ईरान को हक हासिल है पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पसेस के लिए परसू करने का, एज पर इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। तो बात दरअसल ये है कि प्रॉब्लम यही तो है कि ईरान भी यही कहता है कि भाई मैंने एनपीटी साइन की हुई है और मैंने तो नहीं कहा कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। तो फिर आप आके एक एनपीटी सिग्नेटरी के ऊपर आप ये देखें ना सर, अमेरिका ईरान से क्या चाहता है? नहीं, अब इस वक्त बात ये है ना कि अमेरिका ईरान से क्या चाहता है, क्या वो उससे बढ़कर चाहता है और अपनी टर्म्स ऐसी मनवाना चाहता है कि जो दुनिया के लिए भी थोड़ी सी तशवीश है। लेकिन मैं क्विकली बता देता हूं कि देखिए, मेरे ख्याल में जो मुताहरिब तंजीमों की सपोर्ट है उसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ स्पेस एग्जिस्ट करती है फॉर डिप्लोमेसी। मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर मेरा ख्याल है शायद स्पेस इस हद तक एग्जिस्ट करती है कि उसकी कैपेबिलिटी, रेंज, यील्ड के ऊपर शायद ईरान ना माने, लेकिन टारगेटिंग के ऊपर वो बात करे कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में यूज करेंगे, अगर कोई अटैक करेगा तो उसके खिलाफ यूज करेंगे। उसके ऊपर आर्म्स कंट्रोल की, इसको नेगोशिएशंस कहा जाता है, इसके ऊपर बात हो सकती है। न्यूक्लियर के ऊपर मैं स्पेसिफिकली बता देता हूं कि न्यूक्लियर के ऊपर इशू ये है कि अमेरिका की कोशिश है कि उनका जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, उनके पास जितना हाईली एनरिच यूरेनियम मौजूद है उसको जो है किसी थर्ड कंट्री में रखा जाए और जो उनका न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है वो इस तरह डेवलप कर लिया जाए कि ईरान को अगर रूस से न्यूक्लियर फ्यूल आता है तो वो जैसे ही इस्तेमाल होने के बाद उसको निकाला जाए स्पेंट फ्यूल को, तो वो वापस रशिया चला जाए। ईरान के पास स्टॉक पाइल जो एनरिच यूरेनियम का है वो मौजूद ना रहे, जिसको फ्यूचर कशीदगी में उसके पास एक ऑप्शन हो कि वो अगर एनपीटी से निकल के उसको वेपनाइज करे। तो ये अमेरिका की एक्सपेक्टेशन है।
बट सर, तो पाकिस्तान आपके ख्याल में क्या गारंटर की हैसियत भी करेगा जो फैसिलिटेट किए हैं उसने सारे, देखिए, अमेरिका की गारंटी या ईरान की गारंटी कौन अगर- लेगा इन सारी मामलात में? देखिए, अगर न्यूक्लियर के ऊपर बात होगी ना, तो मैं समझता हूं कि ईरान भी यही पोजीशन लेगा कि उसमें कोई एक रियासत या मुल्क ना उसकी गारंटी दे सकता है, ना उसको देना चाहिए, ना वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगी। उसके लिए जो गारंटर है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू यूएन सिस्टम, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ही है, और वही रेगुलरली वेरीफाई करता है एनपीटी ओवरसाइट के मुताबिक उसकी जो फुल स्कोप सेफगार्ड अरेंजमेंट है उसके मुताबिक उसकी साइट्स जो हैं कहीं वेपन पर्पसेस के लिए यूज तो नहीं ना हो रही। हो। और ठीक है। आईएईए ने अभी तक नहीं कहा कि इनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन के हवाले से कैपेबिलिटी है, इसराइल के इल्जामात और अमेरिका की तशवीश के बावजूद, और इसी को ईरान यूज करता है एज अ सबूत कि भाई हम कोई। बट सर, माजी में हमने देखा कि हाँ, बट माजी में हमने देखा कि उसका भी क्या नतीजा है। अभी जो जंग हुई है पिछले कुछ महीनों पहले, कि आईएईए की तो किसी तरह से किसी खातिर में नहीं लाते ना ये दोनों मुमालिक। आई थिंक बाकी तो सब कुछ जब आगे डेवलपिंग अभी सिचुएशन है, टर्न आउट करेगा तभी हमें पता चलेगा खुलकर कि सूरत हाल क्या है और किस रुख बैठती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये इस वक्त सबसे संगीन तरीन मामला है जिस तरह से सारा कुछ टर्न आउट कर रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हमने ब्रेक के बाद आना है। और इस वक्त एक शहर है इस मुल्क का जिसमें फेस्टिविटी का समा है और बड़े रश्क से सारे बाकी शहर उसको देख रहे हैं। मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 2 दहाइयों बाद लाहौर में बसंत की रौनकें दोबारा सजने जा रही हैं। इस वीकेंड के ऊपर बसंत का मेला सजेगा। ये एक फेस्टिविटी और रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है। रंग और लोगों की खुशियाँ तो हम देख ही रहे हैं, फेस्टिवल का समा तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बहुत से मुख्तलिफ पहलू हैं। चाहे वो लोगों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हो, इतने अरसे से सब पेंट अप फीलिंग्स, उनकी कोई फेस्टिविटी नहीं हुई इस तरह हुकूमती सतह पर जिसकी सरपरस्ती की गई हो, बड़े मसले मसाइल में हम घिरे हुए हैं, उसके एक्सप्रेशन की कोई ज़रिया नहीं था। फिर एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो जनरेट होती है वो भी बड़ा अहम पहलू। मुख्तलिफ इसको जो शहर हैं मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों की इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं, तो अपने तज्जियाकारों को भी ज़रा इस डिस्कोर्स में शामिल करते हैं और लाहौर में जो रही है उसके ऊपर क्या ख्यालात हैं ये जानते हैं। रीमा उमर साहिबा, आप सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लाहौर में बैठी हैं, वहाँ पर आप ये सारे रंग फेस्टिविटी सब देख रही हैं, क्यों ज़रूरी है इस वक्त लाहौर जैसे फेस्टिवल्स सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि सकाफती फेस्टिवल्स पूरे पाकिस्तान में फैलना, और क्या फील कर रही हैं इस वक्त आप? अलीना, मैं बहुत इमोशनल लाहौरी हूँ, मुझे इस शहर से इश्क है। आई जेन्युइनली लव दिस सिटी एंड एज आई वाज, जब मैं बड़ी हो रही थी, हमारे बचपन का बसंत एक बहुत बहुत अहम एक हिस्सा होता था। हम पूरा साल इंतजार करते थे कि बसंत आएगी, और मतलब वो जो एक फेस्टिव माहौल होता है, वो जो सेलिब्रेशन थी, मैंने अपने बचपन में बहुत एंजॉय की। तो अब मैं बहुत इमोशनल हूँ कि मेरी बच्चियां जो हैं वो भी एंजॉय करें यही। तो अब से हम तो बसंत की प्रेपरेशंस फॉलो कर रहे हैं। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज एक शहर में रहना, अलीना, आपकी जिंदगी का कभी ना लोग बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं कि बस आप इकोनॉमी को देखें, आप पॉलिटिक्स को देखें, लेकिन मेरी नजर में सकाफत, सेलिब्रेशंस, कुछ ऐसी चीज जो आप जस्ट गोइंग आउट टू हैव फन, ये एक इंसान की एक हेल्दी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। ये ईदर और नहीं है कि आपको सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करना है और पॉलिटिक्स पे, इसको छोड़ दे। मेरा ख्याल है इसको साथ लेके जाने की जरूरत है। और ऑनेस्टली कल हम रात को 1-2 बजे सुबह वापस आए और पूरे लाहौर में लोग ऐसे थे और फैमिलीज के साथ एक पूरा फेस्टिव था माहौल, और ऐसा फेस्टिवल शुरू हो चुका था इवन दो अभी तक बसंत शुरू नहीं हुई ऑफिशियली। और आप देखते हैं कि और बसंत में एक ऐसी चीज है रीना, ये एलीट फंक्शन नहीं है, ये हर कोई रिगार्डलेस ऑफ योर क्लास एंजॉय करता है, बल्कि एलीट फंक्शन से थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अंदरून गए हम, और वहां पे जिस तरह जोश के साथ, जज्बे के साथ लोग पतंगे खरीद रहे थे, और जिन लोगों को मिल रही थी वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, सबको बता रहे थे, दिखा रहे थे कितनी मिली। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और बहुत इमोशनल हुई मैं ये देख के। मैं बस ये दुआ
दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से सेफ्टी नजर में रख के हर कोई सेलिब्रेट करे, जो प्रोटोकॉल्स और जो ऑफिशियल जो दी गई है एहतियाती तदाबीर हैं, precautions हैं, बिल्कुल उनको फॉलो करें, क्योंकि आई होप ये सिर्फ एक वन ऑफ ना हो और अगली दफा सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में ये सेलिब्रेट हो। और मैं ये कहूंगी रीना, बहुत रिस्क है जो पंजाब हुकूमत ने लिया है, क्योंकि तनकीद भी हो रही है कि क्यों कर रहे हैं, रिस्क लिया है। और मुझे जो नजर आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से खुद फॉलो किया जा रहा है, और मैं देखती हूँ बाइसिकल्स पे फॉर एग्जांपल वो एक जो रॉड्स लगी है हाँ। जो उन्होंने जी वो फ्री मिल रहा है या बहुत सबको, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी हो रही है। आपको कोई बाइक नहीं नजर आएगी, बैली नजर आएगी जिसमें वो नहीं लगा हुआ। तो सो फार सो गुड, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये अच्छी तरह गुजर जाए और फिर ये आमीन आमीन आमीन। और सिर्फ आप लाहौर में तो आप डेफिनेटली जी, जब फ्राइडे को हम आसमान की तरफ देखेंगे और वहां वो रंग होंगे पतंगों के, उससे खूबसूरत बहुत कम चीजें हैं जो मुझे अच्छा हम लोगों ने तो देखा हुआ ना, आई मस्ट ऐड, हम लोगों ने तो मिलेनियल्स आई थिंक लास्ट जनरेशन है जिन्होंने वो बसंत अपने बचपन में देखी हुई है। जैसे मैं बहुत छोटी होती थी जब हमने देखा लास्ट बसंत हुई, वो फेस्टिविटी का समा, सारे इकट्ठे होते हैं छतों के ऊपर। अब जो हमारे बाद जनरेशन है, जेन जी जिसको हम कहते हैं, उमर साहब की फेवरेट जनरेशन, उन्होंने तो देखी भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बसंत क्या होती है, कैसे मनाते हैं, वो क्या एक्साइटमेंट है। लेकिन उमर चीमा साहब, जब आप देखते हैं वो चाहे बसंत हो, गुड्डियाँ उड़ाना, वैसे खाने पकना, एक सब इकट्ठी हो रही है फैमिली उसकी एक, या फिर दीगर सकाफती, जैसे हर सूबे की हर शहर की अपनी अपनी कोई सकाफत है, इस तरह के फेस्टिवल्स ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर सूबों में होना क्या इम्पोर्टेंट है? क्या हर शहर हर सूबे को इस तरह की हुकूमती सतह पर कोई ना कोई फेस्टिविटी मुनक्किद करनी चाहिए? तो मैं ये अपनी ऑब्जर्वेशन एक रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा कि मैंने आज तक रीमा को इतना खुश नहीं देखा जितना मैंने आज। ये तो अब इसी से अंदाजा लगा लें कितनी हेल्दी एक्टिविटी है। वैसे हम सारे बड़े सीरियस होकर तज्जिया तबसरा करते रहते हैं, बट हम भी खुश हुए। हाँ। जी जी, ओवरऑल लाहौर का मूड जो है वो रीमा के मूड से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, 9/11 के बाद 2001 के बाद हमने बहुत ज्यादा दहशतगर्दी देखी और उसकी वजह से इनकी एक जनरेशन उसकी नजर हो गई। अब वही बच्चे जो कि 2000 में पैदा हुए होंगे, अभी तो 25 साल के हो गए होंगे, तो उस दौरान भी शायद वो बसंत उन्होंने इतनी ना एंजॉय की हो जो कि अभी एंजॉय करेंगे। और देखिए, वो एक दफा मैंने पढ़ा था वासिफ अली वाज साहब का, उन्होंने कहा कि जिंदगी सिर्फ न्यूटन नहीं है, जिंदगी मिल्टन भी है। तो ओवरऑल ये एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये रंग जो हैं ये आने चाहिए, सिर्फ हर टाइम जो है ना एक रोना, मातम करना, परेशान रहना, ये जिंदगी नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक जिंदगी का खूबसूरत पहलू है। बाकी शहर या बाकी सूबे वो चाहे बसंत मनाए या कुछ और मनाए, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, पाकिस्तान की पहचान होनी चाहिए। पिछले कई सालों से हमने ये देखा कि पाकिस्तान से बाहर खबर दिया जाती है, फलां जगह पे इतने बंदे मारे गए, फलां जगह पे इतने मारे गए। तो इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज जो है ये भी हमारी शनाख्त का हिस्सा बनने चाहिए, हमारे मिजाज और सोच का हिस्सा बनना चाहिए। मेरे ख्याल है कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि ये लाहौर का इवेंट जो है ये एक शानदार और कामयाब तरीके से गुजर जाए। ये ना हो कि कोई लोग जो है उसको एक नेगेटिव एग्जाम्पल के तौर पे कोट करें, और अगर अच्छा गुजर जाता है अल्लाह करे, और उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। उसके बाद मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो और जगहों पर भी इस तरह के कोई इवेंट्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज होंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, सर आप बड़े सीरियस बैठे हुए हैं, क्या आप इस्लामाबाद वाले रश्क से नहीं देख रहे? इस्लामाबाद का भी मौसम चेंज होने की जरूरत है या इस वक्त नहीं है? नहीं अलीना, मैं समझता हूँ कि देखें, ये लाहौर ने साबित किया है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, और दिल जो है वो जिंदा है, और जिंदा दिलान लाहौर जो है वो पाकिस्तान की जो स्पिरिट है और पाकिस्तान का जो जोशो जज्बा है उसको वो सिंबलाइज करते हैं। और मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ उमर और रीमा से कि हमारा बड़ा रिच कल्चर है। और एक क्विक कमेंट, ये जो 26 साल की हमने बात की 9/11 से लेके अभी तक, मैं समझता हूं कि हमें रिवाइव करने की जरूरत है, नौजवान नस्ल को बताने की जरूरत है कि हम इससे पहले बहुत ही टॉलरेंट, आजाद ख्याल,
पीसफुल और फन लविंग लोग थे। हमें पूरी दुनिया जो है, मैं आपको एक छोटा सा कमेंट देता चलूं। मैं उस वक्त वॉशिंगटन में काम करता था, आज से कोई 20 साल पहले। तो मैंने एक अमेरिकन 4 स्टार जनरल से इंटरव्यू किया। तो उसने मुझे बताया कि मैं पूरी दुनिया में 100 मुल्कों में गया हूं। मैंने कहा पाकिस्तान गए? वो कहते हाँ मैं कर्नल था तो मैं गया था। तो मैंने कहा तुम्हें पाकिस्तान की क्या चीज अच्छी लगी? उसने कहा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे जो बूढ़े लोग हैं उनकी खिदमत के लिए बच्चे आपस में लड़ते हैं। मैंने दुनिया में नहीं देखा, बाकी जगह तो ओल्ड एज हाउसेस बन रहे हैं। तो दूसरी बात यह कि हॉस्पिटैलिटी जो मुझे पाकिस्तान में मिली दुनिया में कहीं भी नहीं मिली। तो हम बहुत जबरदस्त कौम है। और मैं समझता हूं कि अभी देखें, कल मैं जिक्र कर रहा था अभी शब बरात गुजरी है, और इस तरह के और भी जो मेरी जनरेशन में जब हम 80-90 की में जवान हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो हम इंजॉय किया करते थे। अच्छा, इसका एक एस्पेक्ट फैमिली का है जो रीमा ने कहा कि फैमिलीज के अराउंड फन होना चाहिए। मेरी जो जनरेशन है जो कि 80 की दहाई में स्कूल गई है, वो फन एक्टिविटी स्कूल्स में भी होती थी। मतलब हमारा जो स्कूल था वो खाली डिग्री लेने के लिए हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे। हमारी को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत वाइब्रेंट थी। तो अगर हमने अपनी यूथ को होप, लाइफ और एक बैलेंस्ड जिंदगी देनी है तो उनके जौहर को, उनके टैलेंट को पहचानना है, तो उनकी चाहे वो बैतबाजी हो, चाहे शायरी हो, चाहे डिबेट्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, जो भी उनका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बाहर आने देना चाहिए, उभरना देना चाहिए। और आखिरी बात अलीना, इसमें मैं समझता हूँ ये काम सिर्फ हुकूमत का करने का नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे प्राइवेट सेक्टर, हमारे स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी आने की जरूरत है, ताकि हम अपने नौजवान को सर ये बड़ी अहम बात की है आपने, और नाउमीदी से बचा सकें। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है, लेकिन मैं इसकी फ्लिप साइड पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से हमने देखा, हमने बहुत सफ़र किया, हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने। वो एक जनरेशन है जो इससे मुतासिर हुई और उस तरह से नहीं देख सकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी ज़िंदगी में भी उस तरह से नहीं देख सकी। लेकिन प्राइवेटली हमने देखा कि बहुत से ऐसे कॉन्सर्ट्स भी हो जाते हैं, इवेंट्स भी हो जाते हैं, मेले भी होते हैं, लेकिन अवाम बड़ी तादाद में उसको उस तरह एंजॉय नहीं कर पाती। मैं इसीलिए फ़खर से ये पूछना चाहूँगी कि फ़खर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स वर्सेस हुकूमत की इस तरह की फेस्टिवल्स की सरपरस्ती करना, या इसको एक फेस्टिविटी के तौर पर सकाफती जो आपके इवेंट्स होते हैं उनको उजागर करना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और आप क्या समझते हैं कि वो प्राइवेट एंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अलीना, पहली बात तो ये कि आज जो एक्साइटमेंट रीमा ने दिखाई है बसंत के हवाले से, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी जो है ये कल से लाहौर में जाके आ जाए, तो चले जाए ना। आप तो 2 घंटे की ड्राइव पे 4 घंटे 4 घंटे। नहीं बिल्कुल, मैं रीमा का जो है वो रेगुलरली फॉलो करता हूँ। रीमा ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी कल्चर, चाहे वो म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो पजीराई भी करती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का एक जो इनका मेरे लिए एक नई चीज़ है। तो ये बसंत के हवाले से जिस तरह से एक्साइटेड हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त जो लाहौर के मैं उनको देख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा वो भी एक्साइटेड हैं। और ये जो आप बात कर रही थी प्राइवेट एंटिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के हवाले से, देखें ये एक बड़ा रिस्क था। ख़ास तौर पे ये जो बसंत के हवाले से माजी में जिस तरह से हमारे सामने मिसालें आई हैं, तो उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ये इस तरह की अलाउ करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। प्राइवेट एंटिटी का तो वो वैसे ही ज़्यादा जो एक रिस्क का लेवल है वो किसी तौर के ऊपर वो नहीं कर सकती थी। तो इसलिए इसकी जो ओनरशिप थी, मेरा ख्याल है हुकूमत को लेना ही बनती थी। बाकी जो बात है कि ये बसंत क्यों लाजमी थी, या जो जिस तरह से लाहौर वाले रिएक्ट कर रहे हैं इसके हवाले से, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो डिप्रेशन था, या जो वो उससे छुटकारा पाने के लिए कैसे ये इस तरह की जो है उनको ज़रूरत है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से, या इस तरह की जो कुछ भी जो वो हों। तो मेरा ख्याल है कि ये एक गवर्नमेंट ने रिस्क लिया है, लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर अमल दरामद कराया जा रहा है, ख़ासतौर पे बताया जाता है, जो लाहौर के कुछ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि इन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो ख़ासतौर के ऊपर इसके लिए जो इक़दामात उठाए गए हैं, चाहे वो रॉड मोटर बाइक्स के ऊपर लगाने के हवाले से हो, डोर के हवाले से हो कि आपको एक बार कोड के ज़रिए पतंग ख़रीदना है, वो भी। तो ये इसमें जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से जिस तरह से अमल दरामद कराया जा रहा है, होपफुली उम्मीद यही है कि ये एक कामयाब वो होगा और उसके बाद इसको दूसरे शहरों तक भी एक्सटेंड किया जाएगा।
ओके अच्छा, एक और बड़ा अहम पहलू आई थिंक हम मिस कर गए, इकोनॉमिक पहलू। सब ये हमेशा तनकीद करते हैं, कहते हैं कि भाई इतना खर्चा हुकूमत क्यों कर रही है, लेकिन इस पहलू के ऊपर भी बड़ा देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत को भी और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, मीडियम बिजनेसेस होते हैं, उनको भी इससे कितनी कमाई होती है। बहुत से बाहर से लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स स्केड्यूल कर ली इस इवेंट के अराउंड, फिर दीगर शहरों से, सूबों से लोग इस वक्त लाहौर का रुख कर रहे हैं। होटल्स में हम देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन भरे हुए हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि छोटे बिजनेसेस बहुत से, उन्होंने इसी के अराउंड अपने कुछ ना कुछ कारोबार या जो अपनी एक्टिविटी है उसको कर लिया है। सो इससे सिर्फ रिक्रिएशन ही नहीं, इससे इकोनॉमी भी बढ़ रही है, जनरेट हो रही है। बट हम दुआ यही करते हैं कि चाहे बसंत हो या दीगर सकाफती, हर शहर, हर सूबे की अपनी अपनी सकाफत है। पाकिस्तान तो बड़ा कल्चरली रिच मुल्क है, तो इसको उजागर किया जाए और इसी तरह से दीगर शहरों में भी अपने अपने जो उनके रिवायती इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको दिल खोल कर भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, ताकि सब हंसें, खेलें, बोलें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।